हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिहेवियरलिज्म या बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारिक भूगोल। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और फिर इसका क्या महत्व है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, कौन कौन से ज्योग्राफर्स इसमें आए थे, वो सारी बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये आखिर आया कैसे। तो मात्रात्मक क्रांति जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था और जो लॉजिकल पॉजिटिविज़्म था, 1970 के बाद इस पर लोगों को डाउट होने लगा कि ये रियल बातों को नहीं बता पा रहा है, यानी वास्तविकता की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसलिए बाद में जाके नए विचार को लाया जाने लगा और उसी में से एक विचार है व्यवहारवाद। ठीक है, इसी प्रकार भूगोलवेताओं ने मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की और नए उपागमों की खोज प्रारंभ की। और मतलब मात्रात्मक क्रांति जो चीज़ नहीं बता पाया था उसको बताने के लिए नए पैराडिम को खोजा जाने लगा। और इसी में आरजे चार्ली नाम के एक जोग्राफर थे, जिन्होंने आरजे नाम के एक स्कॉलर थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक डायरेक्शन इन ज्योग्राफी में 1973 में भविष्य में भूगोल कैसा रहेगा उसके बारे में 5 दशाओं के बारे में बताया था, जिसमें से एक उपागम था व्यवहारिक या फिर व्यवहारवाद। ये व्यवहारवाद जो था वो पहले के जो मॉडल थे उसको सुधारने के प्रयास में लाया गया था, कि जो मॉडल में केवल मानव को रैशनल बीइंग कहा गया था, कि मानव केवल एक बोल सकते हैं हम लोग एक बिजनेस पपेट है, यानी केवल वो वहीं जाएगा जहाँ पे उसको फ़ायदा दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक भूगोल कहता है कि मानव अपनी संतुष्टि प्राप्ति भी करता है और वो हर समय एक रैशनल बीइंग की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। यही सब बातों को व्यवहारवाद में, बिहेवियरिज्म में लाया गया। ठीक है, और व्यवहारवाद जो है वो मानव का व्यवहार, मानव और पर्यावरण के संबंध के बीच में कैसे है, मानव किस तरह से प्रकृति से प्रभावित होता है और उसका व्यवहार कैसे अलग अलग पर्यावरण में बदलते रहता है, ये सब की बात व्यवहारवाद में होती है। और ये मानव भूगोल के एक प्रमुख विचार में 1970 के बाद में, मात्रात्मक क्रांति के बाद में उभरा। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक अमेरिका के चार्ल्स मेरियम जो थे, उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया था, लेकिन व्यवहारवाद का जनक जॉन वॉटसन को माना जाता है, जिन्होंने व्यवहारवाद भूगोल के बारे में सबसे पहली बार बताया था, या व्यवहारिक भूगोल को भूगोल में लाना चाहिए, इसके बारे में बात किया था। अब व्यवहारिक भूगोल या बिहेवियरलिज्म का क्या महत्व है या क्या उद्देश्य है, इसको समझते हैं। तो इसका उद्देश्य ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करना है या फिर ऐसे लॉज को लाना है, ऐसे थ्योरीज को लाना है जिसमें मानव को एक सक्रिय कारक के रूप में समझा जाए, यानी मानव को एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाए उस थ्योरी में, और ह्यूमन के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मतलब मानव जो सोचता है उसका जो व्यवहार है उसको भी एक सक्रिय कारक के रूप में समझा जाए उस सिद्धांत में। और व्यवहारवाद जो है वो मानव के मस्तिष्क की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, उसके विवेक कौशल पे आधारित है, भले ही वह प्रक्रिया पूर्णतः तार्किक ना हो, भले ही वो लॉजिकल ना हो, लेकिन व्यवहारवाद मानता है कि मानव जिस तरह सोच सकता है, उसका मस्तिष्क जिस तरह काम कर सकता है वही सही है। ये गोल्ड ने 1980 में कहा था। भले ही वो पूर्णतः तार्किक ना हो, फिर भी व्यवहारवाद मनुष्य के विवेक कौशल पे आधारित है, उसका विवेक कौशल किस तरह कार्य करता है और उसका मानव पर्यावरण पे क्या संबंध है उसको बताता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो मनुष्य के व्यवहार को भूगोल में स्थान देने के लिए लाया गया था। ठीक है, अब इसका विषय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस जो है वो कौन कौन से फील्ड में है, तो उसको समझते हैं। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के फील्ड में मानव क्या सोचता है इंडिविजुअल लेवल पे, उसके बारे में अध्ययन होता है साइकोलॉजी में। इंडिविजुअल मैन के इम्पोर्टेंस का स्टडी व्यवहारवाद भूगोल में बढ़ गया, यानी कि
पहले जैसे था कि सारे लोग जैसे सोचते हैं उसको नहीं ध्यान दिया जाता था, केवल थ्योरीज और मॉडल मैथमेटिक्स का यूज़ करके ला दिया गया था। मानव पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव क्या उस चीज़ से बदल रहा है या फिर किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उस पे बात नहीं हो रहा था। लेकिन व्यवहारिक भूगोल आने के बाद से अब हर एक आदमी उस टॉपिक पे किस तरह का विचार रखता है और किस तरह की बातें सोचता है, उस पे ध्यान दिया जाने लगा। ये अब मानव आधारित अध्ययन बनने लग गया और मानव भूगोल में अब मानव की विवेक कौशल के ऊपर बात आने लग गया कि वो किस तरह का सोच सकता है, किस तरह के पर्यावरण में वो किस तरह की बातें सोच सकता है। तो इससे भूगोल का जो एरिया था वो भी बढ़ने लग गया। और ऐसा नहीं था कि ये केवल मानव के बातों को मानता है तो ये साइंटिफिक नहीं होगा। इसने अनुभविक अध्ययन पे जोर दिया, साइंटिफिक मेथड पे भी जोर दिया कि आप साइंस का भी यूज़ कीजिए, लेकिन ह्यूमन के जो अपने थाट्स है, उसका जो अपना बिहेवियर है किसी टॉपिक को लेके, उसका भी स्टडी ज्योग्राफी में जोड़िए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ थे जो बिहेवियरलिज्म में ज्योग्राफी में आके ऐड हुआ। जॉन वॉटसन, जो कि फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहे जाते हैं, ये बिहेवियरलिज्म टर्म केवल एक दो जोग्राफ़र की देन नहीं है। ये मतलब बहुत सारे जोग्राफ़र थे जिन्होंने मेंटल मैप भी बनाया। मेंटल मैप में अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स को ऐड किया जाता है, यानी मेंटल मैप जो है वो बात करता है कि किस तरह से किसी प्रोसेस को किया जाता है और मतलब पहले अनुभव किया जाता है, फिर देखा जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है, हाइपोथेसिस किया जाता है, फिर किसी थ्योरी से रिलेट किया जाता है। इस तरह का मेंटल मैप तैयार किया जाने लगा। यानी कि अब बात आ गया था ह्यूमन के थाउट के ऊपर, ह्यूमन का बिहेवियर के ऊपर, और उसी को ज्योग्राफी में ऐड किए जाने लगा। तो ये था बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी आया था, जिसमें बिहेवियरलिज्म में जो कमी था उसको भी सुधार के आगे और सही किया गया। क्योंकि जैसे हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है, इसका भी क्रिटिसिज्म था कि इसमें ह्यूमन के थाट्स को ज़्यादा सेंट्रिक माना गया। तो इस तरह से इसका भी थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है, फिर पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है और इस तरह से आगे कंटिन्यू होते जाता है। जितना भी थ्योरी आएगा सबका क्रिटिसिज्म होते जाएगा। तो उसमें से एक ये भी थ्योरी था जिसमें ह्यूमन के थाट्स को, ह्यूमन के बिहेवियर को ज्योग्राफी में ऐड करने की बात की गई थी। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।